हेलो स्टूडेंट्स, हेलो अल्केन देख रहे हैं हम। हेलो अल्केन में हमने प्रीवियस लेक्चर में मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलो अल्केन डिस्कस किया है, जिसमें हमने 3 मेथड डिस्कस की थी। पहली जो मेथड थी फ्रॉम अल्केन, उसको बोला है हमने हैलोजिनेशन, और दूसरी जो मेथड थी वो थी फ्रॉम अल्कीन, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ HX। उसमें हमने ब्रूस प्रोसेस भी देखा है, PCl5, PCl3, PBr3 के एक्शंस किए थे, सॉरी अल्कीन के एक्शंस किए थे। अल्कीन के ऊपर हमने किसके एक्शंस किए थे? HX की। उसमें HBr, HCl, HI, उसमें 2 रूल देखा है हमने, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और लास्ट में मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो डिस्कस की थी वो थी फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल में हमने ब्रूस प्रोसेस देखा है, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ HX। उसके बाद में हमने क्या किया था? PCl3, PBr3, SOCl2, ये सारी डार्जन मेथड, ये सारी मेथड हमने डिस्कस कर चुके हैं। और भी कुछ रिएक्शंस है, अगर हमें फ्लोरीन फ्लोरीन से, अगर हमें अल्किल आयोडाइड से, अल्किल क्लोराइड से या अल्किल ब्रोमाइड से अगर फ्लोराइड वगैरह तैयार करना है तो उसके लिए भी एक रिएक्शन है, दैट रिएक्शन इज अ नेम रिएक्शन। फिंकलस्टन रिएक्शन है या फिर शॉर्ट रिएक्शन है। तो ये जो सारी नेम रिएक्शन है, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही है अल्किल हैलाइड की, वो हम बाद में देखने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम एंटर करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्किल हैलाइड। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्किल हैलाइड, इस पे कई बार केमिकल रिएक्शंस पे सवाल आते हैं एग्जाम में, तो आप फोकस कीजिएगा। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्किल हैलाइड में देखिए, अल्किल हैलाइड की जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। कौन से रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आपको पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें क्या होगा, एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देगा। एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देगा। वो जो रिएक्शन हो जाएगी उसे क्या बोलोगे आप? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब यहाँ पे हमको समझना है कि न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शंस होगी उसका रेट क्या होगा, कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल फास्ट अटैक करेगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्लोली अटैक करेगा। ये बातें, सारी बातें हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियोफाइल कितने रेट से, कौन से न्यूक्लियोफाइल, क्या सभी न्यूक्लियोफाइल एक ही रेट से अटैक करते हैं? नहीं, तो सभी न्यूक्लियोफाइल का अलग अलग रेट होता है अटैक करने का, उसे बोला जाता है दैट इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो क्या होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल, ये सारी बातें हम उसको, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने से पहले हमें देखना जरूरी है। तो न्यूक्लियोफाइल तो आपको पता है, हमने लेक्चर में जो मैंने आपको जीओसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। तो उसमें का कुछ और भी टॉपिक, जैसे कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हमारा रह गया था, तो वो आज देखने वाले हैं हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। और उसके अलावा भी और कौन से न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी क्या होती है, ये और कौन कौन से फैक्टर न्यूक्लियोफिलिसिटी पे अफेक्ट करते हैं, ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने देखा था सबसे पहले, आप समझिए, यहाँ पे हमने देखा था कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल, आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल इज अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इट इज अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। कौन सी स्पीसीज होती है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, और जो क्या करती है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। विच डोनेट, अब इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगी? डोनेट करेगी। इट इज अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज which donate the electron to the suitable acceptor which is called as the nucleophile। जो न्यूक्लियोफाइल मैंने आपको बोला था, न्यूक्लियोफाइल इज अ नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज which they have the electron rich species and have tendency, उसके पास में एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन देती है स्पीसीज उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी देखा था, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी देखा था, और मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल में और बेस में फर्क भी बताया था। न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और बेस भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है? जनरली कार्बन को। 90% केसेस में किसको देता है? वो कार्बन को ही देता है। और जो बेस है, वो बेस अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है? हाइड्रोजन को देता है। ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल में सबसे पहला हमने देखा था यहाँ पे कि सबसे पहला जो न्यूक्लियोफाइल था वो कौन सा न्यूक्लियोफाइल था? दैट इज अ नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, अब आपको पता है कि नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल H माइनस है, दैट इज D माइनस है, या Cl माइनस है, या F माइनस है, या Cl माइनस है, जिस किसी स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। मतलब जिस स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो उस पे वो क्या एक्ट हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल एक्ट हो जाएगा। तो ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल थे। उसके बाद में देखिए कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी देखा है हमने।
नेक्स्ट जो थे न्यूक्लियोफाइल विच इज कॉल्ड एज द विच न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में एक जो न्यूक्लियोफाइल था वो था एलपी डोनर और एक था पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। एक था एलपी डोनर और एक था पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर के एग्जांपल क्या थे, H2O था, दैट इज द R बॉन्ड OH था, या फिर क्या बोलोगे आप H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या फिर क्या होगा दैट इज द अमोनिया। ये सभी के सभी इनके ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, लोन पेयर डोनेट करेंगे। तो जो लोन पेयर डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन उन्हें तो बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल। देखिए मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूं क्योंकि हमारा ये प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है, लेकिन लेना जरूरी है तो फिर भी बता रहा हूं। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो लेना जरूरी है, तो फिर भी यहाँ पे आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। तो पाई इलेक्ट्रॉन डोनर में जिसमें पाई बॉन्ड होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इथिलीन मॉलिक्यूल होगा, या फिर ले सकते हो आप अल्काइन मॉलिक्यूल ले सकते हो, या फिर क्या ले सकते हो आप दैट इज द बेंजीन। इसमें भी क्या होता है, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसमें पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड बोलते पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज विच इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोफाइल। और इसके बाद में थर्ड एक होते हैं विच इज कॉल्ड एज द सिग्मा डोनर। क्या होते हैं, सिग्मा डोनर भी होते हैं ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज भी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था दैट इज द R बॉन्ड Mg बॉन्ड X विच इज कॉल्ड एज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये तो सुपर न्यूक्लियोफाइल है, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, या फिर दैट इज द ऑर्गेनोलिथियम हो गया, या फिर यहाँ पे देखिए R2Zn दैट इज फ्रैंकलाइन रिएजेंट हो गया, या फिर R2Na, तो ये जो हो गया RNA, ये क्या हो जाएगा, ये वुड्स रिएजेंट्स है। ये कौन सा रिएजेंट है, वुड्स रिएजेंट। वुड्स रिएक्शन में देखने वाले हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे के सारे जो है ये कैसे रिएजेंट है, दैट इज ये कैसे न्यूक्लियोफाइल है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर न्यूक्लियोफाइल, और ये सुपर न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ये भी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोफाइल सारे हो चुके थे, यहाँ पे ये सारे मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया था, कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन भी कराया था। अब यहाँ पे देखिए एक फोर्थ न्यूक्लियोफाइल है विच इज कॉल्ड एज, मुझे किसी ने पूछा था कि क्या होते हैं, एम्बिडेंट। तो देखिए यहाँ पे दैट इज नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल विच इज कॉल्ड एज द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। सिंपल सी बात है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, दैट्स एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कंटेन, सुनो यहाँ पे, दैट्स एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कंटेन टू और मोर डोनर एटम, जिसमें दो या दो से ज्यादा डोनर एटम्स हो उसे क्या बोला जाता है, दैट इज द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास देखिए यहाँ पे एक एटम है X और दूसरा एटम Y है। ये X के ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और Y के ऊपर भी क्या है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब एक ही मॉलिक्यूल में दो डोनर एटम है, एक ही मॉलिक्यूल में दो डोनर एटम्स है, तो इसे बोला जाता है, देखिए यहाँ पे X भी क्या है, दीज आर द डोनर एटम, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये जो Y भी है ये भी क्या है, डोनर एटम है। तो एक ही मॉलिक्यूल में दो डोनर एटम अगर हो जाए तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को कहा जाता है दैट इज द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो अब यहाँ पे देखिए कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल क्या होंगे। जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे देखिए साइनाइड है CN। ये CN में आपको पता है कि ये जो CN है दैट इज द CN, ये CN के में जो कार्बन है उसके पास पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पे देखिए इस CN में दो डोनर एटम है, एक कार्बन भी डोनर एटम है। इस तरीके से होता है, दैट इज द C ट्रिपल बॉन्ड N। नाइट्रोजन पे होती है लोन पेयर और कार्बन पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो इस CN में देखिए आप कि कार्बन भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, दैट इज द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अगर मान लीजिए अगर कार्बन ने इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट किया तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो क्या हो जाएगा, कार्बन के साथ में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अगर कार्बन के साथ में बॉन्ड फॉर्म हो जाए तो आपको पता है उसे क्या बोलोगे आप, साइनाइड। क्या बोलोगे, साइनाइड। अगर नाइट्रोजन ने डोनेट कर दिया तो नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड फॉर्म होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा NC, और NC को क्या कहते हो, दैट इज द आइसोसाइनाइड। क्या बोला जाता है, आइसोसाइनाइड। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए मेरे पास NO2 है। क्या है, NO2 में भी दो डोनर एटम्स है। अगर नाइट्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते देखो यहाँ पे दैट इज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दैट इज सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस नाइट्रोजन के पास में क्या है, लोन पेयर। अगर नाइट्रोजन ये लोन पेयर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो इसे क्या बोलोगे आप, दैट इज द नाइट्रो। क्या बोलोगे, नाइट्रो। और उसी तरीके से अगर ऑक्सीजन डोनेट कर दे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे देखिए N डबल बॉन्ड O। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो उसे बोला जाता है नाइट्राइड। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्राइड। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोले तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो डोनर एटम होते हैं उन्हें बोला जाता है
एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे देखिए ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। अगर साइनाइड में हमने देखा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो जिसमें एक से ज्यादा दो डोनर एटम हो जाए तो उसे बोला जाता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं उसको? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब नेक्स्ट देखिए, मुझे बताना है आपको, एक होते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, वो भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। दीज आर द सुपर न्यूक्लियोफाइल, दैट इज द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब यहाँ पे देखिए कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है क्या चीज। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड इन विच देखिए यहाँ पे, दैट्स कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। और ऑर्गेनो से आपको क्या समझ में आता है? ऑर्गेनो से मतलब कार्बन, और मेटल से क्या समझ में आता है? मेटल मतलब समझिए जिसमें कार्बन मेटल बॉन्ड होते हैं, जिनमें क्या होते हैं? कार्बन मेटल बॉन्ड होते हैं, उन्हें बोला जाता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं उनको? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। और ध्यान में रखिएगा कि ये जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं। कैसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं? दीज आर द सुपर न्यूक्लियोफाइल। दीज आर द विच न्यूक्लियोफाइल? सुपर, मतलब एकदम अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। सो ये बात ध्यान में रखिएगा आप कि दैट इज द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स are those compound in which carbon metal bond is present. That's compound which is called as the organometallic compound, and the organometallic compounds are the supernucleophile. अब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के एग्जांपल अगर हमको देखना है तो जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, जिसमें कार्बन मेटल बॉन्ड होगा, अल्किल में तो कार्बन होता है, ये मैग्नीशियम हो गया और ये एक्स हो गया। देखिए आर बॉन्ड एमजी बॉन्ड एक्स, आर बॉन्ड एमजी बॉन्ड एक्स को क्या बोलते हैं? दैट इज आर बॉन्ड एमजी बॉन्ड एक्स। देखिए यहाँ पे आर बॉन्ड, मैं एग्जांपल लिखता हूं, आर बॉन्ड एमजी बॉन्ड एक्स, इसमें कार्बन मेटल बॉन्ड है, इसको बोला जाता है दैट इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये कौन सा रिएजेंट है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक्चुअली क्या होता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर हमने देखा कि कार्बन मेटल बॉन्ड है तो कार्बन तो क्या होता है? कार्बन जो है और मेटल है, मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा आने की वजह से वो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? देखिए इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की ज्यादा होने की वजह से मेटल पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये कार्बन मेटल जो बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसकी वजह से डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेटल। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लिथियम। पीरियोडिक हमने पढ़ा है कि पीरियोडिक टेबल में के जो इधर वाले जो लेफ्ट हैंड साइड के जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मतलब उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। लेकिन कार्बन तो इधर आता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो पी ब्लॉक एलिमेंट कार्बन क्या करेगा कि वो मेटल के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो उस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, तो उस पर कार्बन पे आएगा कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस मेटल पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो आपको समझ में आ रहा है? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन एक्वायर्ड दी नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच एटम है, इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो डोनेट करेगा। ये थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये कार्बन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी उसे क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोफाइल। और इनकी हायर टेंडेंसी हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करे? डोनेट करे। देखिए इस केसेस में ऑर्गेनोमेटालिक की कंपाउंड के केसेस में कार्बन पे अप टू 80% तक के नेगेटिव चार्ज आता है। इतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के कंडीशन में, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? देना चाहेंगे तो क्या लेंगे? उनके greater tendency to donate an electron to the suitable acceptor. That's why these are the super nucleophile. और इसके अलावा और कौन कौन से हैं? ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद में नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये है दैट इज द R2CuLi। इसे कहा जाता है दैट इज गिलमैन रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? गिलमैन रिएजेंट। अब ये गिलमैन रिएजेंट भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है दैट इज द R2Zn। R2Zn को कहा जाता है दैट इज द फ्रैंकलैंड रिएजेंट। फ्रैंकलैंड रिएक्शन में यूज किया जाता है। कौन सी होती है फ्रैंकलैंड रिएजेंट? नेम रिएक्शंस है, देखने वाले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए फ्रैंकलैंड रिएक्शन की जैसी ही रिएक्शंस है दैट इज द
आर दैट इज द आर Na यूज किया जाता है उसमें, और RNA को कहा जाता है दैट इज द वुड्स रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट कहा जाता है? दैट इज द वुड्स रिएजेंट। ये बात ध्यान में रखिएगा, वुड्स रिएजेंट कहा जाता है, और ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। देखिए जिसमें कार्बन और मेटल का बॉन्ड है उसे क्या बोलोगे? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। या फिर एक और देखिए यहाँ पे RLi, इसको बोला जाता है ऑर्गेनोलिथियम। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्गेनोलिथियम। सॉरी ऑर्गेनोलिथियम। उसके बाद में और देखिए यहाँ पे दैट इज द एक होता है RCD, एक होता है RCD दैट इज द R2CD होता है। क्या होता है? R2CD होता है, और R2CD को कहते हैं व्हिच इज कॉल्ड एज द वकर्स रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? वकर रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट बोलेंगे उसको? वकर रिएजेंट। और ये सारे के सारे जो है ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। सिंपल सी बात है कि जिस कंपाउंड में कार्बन और मेटल का बॉन्ड रहेगा, कार्बन मेटल से जुड़ा होगा, तो वो रहेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। और ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, carbon acquired the negative charge up to 80%, so they have greater tendency to donate its electron to the suitable acceptor. That's why they act as a nucleophile. So they act as a super nucleophile. आपको बात समझ में आ गई? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी समझ में आ गए क्या होते हैं, और वो न्यूक्लियोफाइल है, ये भी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद में देखिए कि हमने देखा है पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल भी देखे हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी देखे हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल भी देखे, और एक देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे रिएजेंट होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन देते भी है और इलेक्ट्रॉन लेते भी है, मतलब दोनों कैरेक्टर शो करते हैं। मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल भी एक्ट होते हैं और न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट होते हैं। मतलब समझिएगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है? हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा। किसको देगा? जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसफर है, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देगा। किसको देगा? इलेक्ट्रॉन, जिसको इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? जरूरत होगी। और जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डिफिशिएंट होगा। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसफर है वो हमेशा इस तरीके से होगी, रिवर्स कभी नहीं होगा। इसके पास है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो ये कहां से देगा? मतलब ये इलेक्ट्रॉन की डोनर जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा, और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको करेगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को डोनेट करेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब कुछ रिएजेंट ऐसे भी है कि जो इलेक्ट्रॉन लेना भी चाहते हैं, मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम भी होता है और इलेक्ट्रॉन रिच एटम भी होता है। पर्टिकुलर कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन लेते भी है और इलेक्ट्रॉन देते भी है, तो उन्हें कहते हैं व्हिच इज कॉल्ड एज दी एम्फीफिलिक। क्या बोलते हैं उन्हें? एम्फीफिलिक। आपको पता है एम्फी का मतलब क्या होता है? बोथ होता है। जो दोनों तरह के कैरेक्टर, ड्यूअल कैरेक्टर्स शो करेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? एम्फीफिलिक। तो देखिए यहाँ पे एम्फीफिलिक न्यूक्लियोफाइल भी हम डिस्कस करने वाले। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे those compound which behave as a both electrophile as well as the nucleophile which is called as the amphiphilic। क्या बोलोगे उसे? एम्फीफिलिक। तो दोनों तरह का बिहेवियर शो करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर एटम भी प्रेजेंट होगा उसमें, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम भी होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मेरे पास में यहाँ पे दैट इज द R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड एंड अब मुझे बताइए इस केस में नाइट्रोजन के पास में क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो उस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन पे क्या आएगा? ऑब्वियसली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। अगर मान लीजिए अगर हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने एक रिएजेंट के एक्शन किए दैट इज द R बॉन्ड Mg बॉन्ड X, जो कि हमने क्या बोला है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला है। क्या बोला है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इस R बॉन्ड Cl पे किसके एक्शन करता हूं? R बॉन्ड Mg बॉन्ड X। तो मुझे बताइए ये जो कार्बन है इसमें का ये कैसा है? पार्शियल नेगेटिव, और मैग्नीशियम कैसा है? पार्शियल पॉजिटिव। तो ये अल्किल ग्रुप जो है ये कहां पे जाएगा? कहां पे अटैक करेगा? ये पार्शियल पॉजिटिव वाले कार्बन पे अटैक करेगा। मतलब ये जो अल्किल है, ये अल्किल ठीक है, इसे R कहता हूं, इसे ये R हो गया। अगर ये R है तो इसे R डैश करेंगे। तो ये अल्किल ऑब्वियसली कहां पे जाएगा? ये यहाँ पे जाएगा। आपको बात समझ में आ गई? अगर यहाँ चले जाएगा तो क्या मिलेगा आपको? R बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा? R डैश। ये देखिए, और ये सामने क्या होगा? डबल ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक इनटू डबल बॉन्ड एंड, और ये MgX इसको जुड़ जाएगा MgX। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो R बॉन्ड Cl है, इसने यहाँ पे क्या किया? इलेक्ट्रॉन क्या किया? एक्सेप्ट किया। देखिए
इलेक्ट्रॉन क्या किया, इस सेंटर, देखिए इसमें कार्बन और नाइट्रोजन में सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन है, तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन क्या किया यहाँ पे, एक्सेप्ट किया। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, बोलिए, दिस आर द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हुआ तो इट इज एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। इट इज एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि हमने देखा है आर बॉन्ड, एमजी बॉन्ड है, दीज आर द सुपर न्यूक्लियोफाइल, वो तो इलेक्ट्रोफाइल होने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो उसे क्या बोलोगे हम, इलेक्ट्रोफाइल। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। दूसरी केस देखिए यहाँ पे, दूसरे केस में क्या होगा, यही लेंगे हम आर बॉन्ड सी एन, आर बॉन्ड सी एन, ठीक है। दूसरी केस में भी आर बॉन्ड सी एन ही लेंगे, आर बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन। अब मुझे बताइए, इस कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अगर मुझे इसमें हाइड्रोजन ऐड करना है, क्या ऐड करना है, हाइड्रोजन, तो अब मुझे बताइए H प्लस आयन कहां पे जाएगा, नाइट्रोजन के पास जाएगा या कार्बन के पास जाएगा, ऑब्वियसली कहां पे जाएगा, ऑब्वियसली नाइट्रोजन के पास जाएगा। मतलब क्या मिलेगा आपको, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड N, और ये H हो जाएगा, और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। तो आपको बात समझ में आ गई। इस केसेस में इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने, बताइए मुझे, इस केस में इलेक्ट्रॉन इसने किया गया यहाँ पे नहीं। मतलब समझिएगा, इस केस में क्या हुआ कि जो नाइट्रोजन के पास में जो इलेक्ट्रॉन की पेयर थी, वो नाइट्रोजन ने क्या किया, डोनेट किया। देखिए आप, हाइड्रोजन को क्या किया, डोनेट किया, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही। सॉरी, हमने गलती से आरो ऐसा निकाल दिए थे। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो H है, ये इस तरीके से नीचे लिखता हूं, या फिर हम इसे ऐसा कर देंगे, ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव और ये हो गया पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। H तो जो है दैट इज द गरीब आदमी है, इसके पास में कहा इलेक्ट्रॉन है, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, इस तरीके से जुड़ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, इस केस में RCN ने इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट किया। इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इट इज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट इज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए यहाँ पे कि RCN इलेक्ट्रोफाइल भी एक्ट होता है और न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट होता है। तो इसको कहते हैं, मुझे कॉल्ड एज द एम्फीफिलिक। क्या बोलते हैं इसको, एम्फीफिलिक। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, मैंने दोनों भी इक्वेशन करके बताया। इसके अलावा देखिए अदर एग्जांपल्स हैं। अदर एग्जांपल में जैसे कि R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, इस तरीके से हो जाए एल्डिहाइड, इस तरीके से हो जाए एल्डिहाइड। एल्डिहाइड अगर हो जाए तो आपको पता है इस कार्बन पे क्या आएगा, सॉरी ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कीटोन भी देख सकते हैं हम यहाँ पे, R बॉन्ड C ऊपर बॉन्ड R, सामने डबल बॉन्ड क्या होगा O पे आएगा नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसको इंडक्टिव इफेक्ट बाद में बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन देने के बाद में इस पर का पॉजिटिव चार्ज कम करेंगे, वो बात की बात है। लेकिन आपको बात समझ में आ गई यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, उन्हें बोला जाता है एम्फीफिलिक रिएजेंट या फिर एम्फीफिलिक कंपाउंड बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए, हम मेन टॉपिक में एंटर करने वाले हैं। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर आपको समझना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको अगर अच्छे से समझना है तो आपको समझनी पड़ेगी न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब फिर से सुनिए, यहाँ पे मैंने आपको बोला था न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या फर्क होता है, न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेस। न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, बेस भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन किसको देना चाहता है, कार्बन को। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो कार्बन को ही इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ठीक है। लेकिन ये जो बेस है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, हमेशा हाइड्रोजन को देगा। उसको क्या बोलोगे आप, बेस बोलोगे। ऑल द न्यूक्लियोफाइल आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट न्यूक्लियोफाइल, ये बात भी हमारी हो चुकी थी। अब देखिए यहाँ पे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है। न्यूक्लियोफिलिसिटी इट इज अ टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी इट इज अ टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू कार्बन, टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू कार्बन, और या फिर बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, कार्बन ही होता है, तो उसको क्या बोलोगे आप, न्यूक्लियोफिलिसिटी। मतलब सुनिए कि हाउ क्विकली न्यूक्लियोफाइल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू द कार्बन, वो कितने फास्ट, कितने क्विकली अपने इलेक्ट्रॉन किसको देना चाहता है, कार्बन को। उस रेट ऑफ मतलब या फिर रेट टू टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, वो कितने रेट से, कितने क्विकली, कितने फास्ट अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, किसको, कार्बन को। कौन, न्यूक्लियोफाइल। उस टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल को, न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी। सिंपल सी बात है कि न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, वो कितने फास्ट इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, उसको बोला जाता है दैट रेट। कितना रेट होगा, कितने स्पीड से देगा, कितनी, आपको समझना, कितने क्विकली देगा अपने इलेक्ट्रॉन, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। एग्जांपल से समझिएगा, मतलब देखिए अगर कार्बन है इस तरीके से, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल उसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा।
न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो उसके साथ में क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन जाएगा। देखिए साहब इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो साफ साफ दिखा रहा है उसे कहा जाना है। न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन किसे डोनेट करना है उसे साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कार्बन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन तो बेचारा लेने के लिए ही यहाँ पे बैठा है इलेक्ट्रॉन। या फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए इस केसेस में अगर ऐसी कुछ केस है, यहाँ पे देखिए अगर कार्बन ने 4 बॉन्ड फॉर्म किया, अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक जो है एक ग्रुप है, दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज द एल बोलोगे आप उसे। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है तो इसका मुझे बताइए, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे कौन सा आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे कौन सा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। आपको बात समझ में, इसका अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, वो इस कार्बन पे, जिस कार्बन पे क्या है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अगर ऐसा होगा तो ये जो ग्रुप है यहाँ से निकल जाएगा, इसको बोलोगे आप लिविंग ग्रुप। क्या बोलोगे, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप अगर निकल गया यहाँ से तो क्या हो जाएगा, बोलिए, न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये जो सारी रिएक्शंस होने वाली है, ये कौन सी रिएक्शंस होने वाली है, दिस आर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शंस होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है। या फिर हम बोलेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन बोलोगे आप यहाँ पे, दिस आर द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। और लेकिन यहाँ पे देखिए ये कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब वो कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कार्बन अगर जुड़ा हो किससे, किससे जुड़ा हो, ऑक्सीजन से, तब इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर कार्बन किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से, तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। यही केसेस में यहाँ पे क्या होने वाला है, कार्बन पे पॉजिटिव या फिर क्या आने वाला है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। या तो फिर यहाँ पे देखिए, या तो फिर क्या होना चाहिए, कार्बन किससे जुड़ा होना चाहिए, हेलोजन से। और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता ही है, कार्बन से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे देखिए पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो यही केसेस में कौन सी रिएक्शन होने वाली है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, वो कितने क्विकली अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, उसे बोला जाता है दैट इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी, और न्यूक्लियोफिलिसिटी स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड पे डिपेंड नहीं करती। यहाँ पे देखिए कि न्यूक्लियोफिलिसिटी बस इतना है कि वो काइनेटिकली कंट्रोल कंसेप्ट है। दिस आर द काइनेटिक कंसेप्ट। काइनेटिक कंसेप्ट मतलब हाउ क्विकली दैट्स न्यूक्लियोफाइल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द सुटेबल एक्सेप्टर। इट इज वो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में कितना स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है या अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाता, उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड नहीं है। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अ टोटली काइनेटिक कंसेप्ट, बट बेसिसिटी इज अ थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट। थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट का मतलब होता है कि वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, वो कितना स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि एक सुपर न्यूक्लियोफाइल रहेगा, एकदम खराब प्रोडक्ट बनाएगा, वर्स्ट प्रोडक्ट बनाएगा। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि एकदम खराब न्यूक्लियोफाइल रहेगा लेकिन एकदम बेस्ट प्रोडक्ट बनाएगा। समझ में आ रही है बात यहाँ पे। तो ऐसा यहाँ पे स्टेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करती है न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूं कि दैट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी इज ए काइनेटिक कंसेप्ट। कैसा कंसेप्ट है, काइनेटिक, मतलब विच डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ रिएक्शंस, दैट इज द काइनेटिक कंसेप्ट। काइनेटिक कंसेप्ट है, यहाँ पे देखिए इट इज द काइनेटिक कंसेप्ट, मतलब रिएक्शंस कितने फास्ट हो रही है, न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन कितने क्विकली दे रहा है। हाउ, इसका मतलब होगा दैट इज हाउ क्विकली इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड टू द सुटेबल एक्सेप्टर। कितने फास्ट इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियोफाइल देगा, उसको बोला जाएगा दैट इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी। लेकिन बेसिसिटी क्या है, देखिए यहाँ पे दैट इज द बेसिसिटी दिस आर द थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट। यहाँ पे देखिए ये थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट होता है और थर्मोडायनेमिक बेस करता है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड में। इट इज बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, कि वो प्रोडक्ट जो है वो कितना स्टेबल बनाता है उसके ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज द बेसिसिटी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा आप यहाँ पे, बेसिसिटी एंड दी न्यूक्लियोफिलिसिटी। और भी कुछ एग्जांपल डिस्कस करने हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी के। उसके बाद में न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स है कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाते हैं और न्यूक्लियोफिलिसिटी कम करते हैं, दैट इज अ फैक्टर व्हिच अल्टर दी न्यूक्लियोफिलिसिटी। सो यहाँ पे सब बातें डिस्कस करने वाले हैं, अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्राइटेरिया फॉर द न्यूक्लियोफिलिसिटी, कुछ क्राइटेरिया है न्यूक्लियोफिलिसिटी का, मतलब एक्चुअली कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। कोई फैक्टर न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा देते हैं, कुछ फैक्टर न्यूक्लियोफिलिसिटी को घटा देते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे द फैक्टर विच इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट डोनर एटम, द फैक्टर विच इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट डोनर एटम इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिसिटी। उसकी वजह से क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन फॉर सेम एटम, सेम डोनर एटम। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए मेरे पास में यहाँ पे OH है, इस ऑक्सीजन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो इसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किससे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी देन दैट ऑफ दिस ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दिस। मतलब इससे अगर हमने मिथिल अगर जोड़ दिया, यहाँ पे देखिए इस ऑक्सीजन, ये डोनर एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन, इससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, लेकिन ये यहाँ पे सेम एटम है, ऑक्सीजन डोनर एटम है, लेकिन यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथिल जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये बेटर न्यूक्लियोफाई हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मिथिल क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा तो उसके पास में एडिशनल इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा, मतलब उसकी ग्रेटर टेंडेंसी हो जाएगी वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। पॉजिटिव, आपको पता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ेगी, तो इसके पास में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। दैट्स व्हाई दीज आर द इलेक्ट्रॉन, ये जो है द फैक्टर विच इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द डोनर एटम, ये फैक्टर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी फॉर अ सेम एटम। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे है मोर पोलराइजेबल डोनर एटम, more polarizable donor atom is a better nucleophile, their large size donor atom increase the nucleophilicity। अब हमने यहाँ पे देखिए पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर, ये सारी बातें हमने फायर रूल में पढ़ी थी। यहाँ पे फायर रूल में हमने देखा था कि एक जो स्मॉलर साइज कैटन होता है वो लार्जर साइज एनायन को क्या कर देता है, उसका साइज और शेप बिगाड़ देता है, उसको क्या बोले थे हमने, दैट इज द पोलराइजेशन। क्या बोले थे, पोलराइजेशन। और वो जो स्मॉल साइज, जितना स्मॉल साइज का एटम होगा उतना बड़े आयन का वो क्या करेगा, साइज को बिगाड़ देगा, क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, उसको क्या बोले था अपन ने, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर ऑफ दैट कैटायन। और कितना अनायन कितना अपना शेप बिगाड़ेगा, कितना पोलराइज होगा, उसे बोला था अनायन की पोलराइजेबिलिटी। मैंने आपको बोला था कि कैटायन की पोलराइजिंग पावर होती है और अनायन की क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी। उसका शेप कितना चेंज होगा, कितना वो अनायन के कैटायन की तरफ अट्रैक्ट होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी शिफ्ट होगी टुवर्ड दी कैटायन, उसको क्या बोले थे हमने, पोलराइजेबिलिटी ऑफ दैट अनायन। और कितना वो कैटायन उस आयन को, लार्जर साइज अनायन को खींचेगा अपनी तरफ, उसको बोले उसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, उसको क्या बोला था, पोलराइजिंग पावर और दैट फिनोमेनन व्हिच इज कॉल्ड एज दी पोलराइजेशन। तो वही कंसेप्ट है, जिस साइज ऑफ अनायन अगर ज्यादा है तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी तो उसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी, और इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी अगर बढ़ गई तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन, पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन। मतलब समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे आई लू, आई माइनस की साइज बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होगी। देन दैट ऑफ दी क्या होगा, Br माइनस, देन दैट ऑफ दी Cl माइनस, देन दैट ऑफ दी F माइनस। देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देना चाहेगा, फिर यहाँ पे ये ऑर्डर ध्यान में रखिएगा, और ये ऑर्डर ध्यान में रखिएगा, इन होती है इन पीपीएस। पीपीएस का मतलब होता है इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं ये भी डिस्कस करने वाले हैं हम। यहाँ पे देखिए कि जिसकी साइज ज्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, जिस अनायन की साइज ज्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, उतनी ज्यादा उसकी क्या रहेगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी। मतलब उतने ज्यादा जिसकी जितनी साइज रहेगी वो उतने इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इन पीपीएस, यहाँ पे सॉल्वेंट मेंशन किया है पीपीएस। पीपीएस का मतलब होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर कई बार आपको सॉल्वेंट नहीं दिया होता है तभी आपको समझना पड़ेगा कि वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही है। अब बात यह आती है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, देखिए क्या होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। उससे पहले यहाँ पे देखिए जिसकी साइज ज्यादा होगी उसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी कि वो इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मेरे पास में ये अमोनिया है, अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है, तो अमोनिया से ज्यादा टेंडेंसी किसकी होगी, अमोनिया से ज्यादा टेंडेंसी होगी किसकी, PH3 की, फॉस्फीन की। ये इलेक्ट्रॉन दे दे क्योंकि फॉस्फोरस की साइज ज्यादा है, फॉस्फोरस की साइज ज्यादा है। उसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए H2O न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन उससे कम टेंडेंसी, सॉरी
उससे ये pH3 की टेंडेंसी ज्यादा होगी, उससे ज्यादा टेंडेंसी किसकी होगी, बोलिए यहाँ पे H2S की होगी कि H2S अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि सल्फर की साइज क्या है, ज्यादा है, सल्फर की साइज क्या है यहाँ पे, ज्यादा है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए सल्फर इससे ज्यादा कौन रहेगा, दैट इज H2Se। हाँ ठीक है, इस तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ पे साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ रही है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी। लेकिन कौन से सॉल्वेंट में, ये बात ध्यान रखना, इन दी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इन द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो अब यहाँ पे बात आती है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दैट इज द, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट विच इज कॉल्ड एज दी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट है यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर का मतलब होता है जिसमें पोल होते हैं, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, और प्रोटिक का मतलब होता है जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन, क्या होता है, हाइड्रोजन। तो देखिए ऐसे सॉल्वेंट जिसमें प्रोटॉन, प्रोटिक का मतलब तो हाइड्रोजन ही होता है, जिसमें हाइड्रोजन के पास क्या हो, फोन, क्या हो जाए, फोन, तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा। ऐसे सॉल्वेंट की जो अपने हाइड्रोजन को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, रिमूव करेंगे, उन्हें बोला जाता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो हाइड्रोजन कब रिलीज होगा, जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा, मतलब उसके पास क्या होगा, फ्लोरीन होगा, ऑक्सीजन होगा या फिर नाइट्रोजन होगा। तो ऐसे सॉल्वेंट को बोला जाता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल है जैसे कि वाटर है, HF है, दैट इज द HF है, या फिर क्या बोल सकते हो आप, R बॉन्ड OH, R बॉन्ड OH अल्कोहल हो गया, या फिर यहाँ पे देखिए R बॉन्ड COOH हो गया, एक्सेट्रा। दीज आर सभी के सभी क्या रहेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रहेंगे, जिसमें रिमूवेबल हाइड्रोजन एटम होगा। और रिमूवेबल हाइड्रोजन एटम कब होगा, जब वो हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के एग्जांपल जैसे कि फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है, तो उन्हें बोला जाएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, ये बात आपको समझ में आ गई। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम इस लार्जर साइज अनायन को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डालते हैं तो होता क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, देखिए ये आयोडीन एटम जो है, आयोडीन का जो अनायन है, इसकी ग्रेटर टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन जल्दी से देगा, मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, और ये फ्लोरीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये वीक न्यूक्लियोफाइल हो गया। आपको बात समझ में आ गई, इसी के ऊपर से हम स्केल बता सकते हैं। तो जैसे कि क्या होता है, जब मान लो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, आयोडीन का एटम्स है, आयोडीन का आयन है, अगर मैं इसे वाटर में डाल दूं, मतलब इसका एक्वियस सॉल्यूशन में अगर इसको डाल दूं, तो क्या होगा, ये जो आयोडीन एटम्स है या आयोडीन आयन्स है, दीज आर द आयोडीन आयन्स, इसकी टेंडेंसी होगी कि दे अंडरगो सॉल्वेशन, बट दे अंडरगो लिटिल सॉल्वेशन, दे अंडरगो लिटिल सॉल्वेशन। और सॉल्वेशन क्या होता है कि उस अनायन के आजू बाजू इर्द गिर्द क्या आ जाए, वाटर के मॉलिक्यूल आ जाए, वाटर के मॉलिक्यूल आ जाए। अब आपको पता है इसकी साइज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा होने की वजह से, इसकी साइज ज्यादा होने की वजह से इसके आजू बाजू चारों ओर कम वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे, कम वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे, मतलब इन अंडरगो दी लिटिल सॉल्वेशन। लिटिल सॉल्वेशन हमने यहाँ पे देखिए सोल्युबिलिटी में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होता है, सॉल्वेशंस वगैरह। तो जिसकी लार्जर साइज होगी उससे वाटर के मॉलिक्यूल कम जुड़ेंगे। अगर मैं वही अगर फ्लोरीन का लू एटम, क्या लू यहाँ पे देखिए, अगर फ्लोरीन का आयन लू कौन से सोल्यूशन में, एक्वियस, उसमें वाटर डाल दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन जिसपे होगा F निगेटिव, F निगेटिव को यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, दैट इज यहाँ पे जुड़ जाएगा इस तरीके से उसको वाटर जुड़ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी इस तरीके से। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है, यहाँ पे है इस तरीके से वाटर, H2O हो गया, H2O यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी स्मॉलर साइज होने की वजह से ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल से घेरेंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है इस तरीके से वाटर, और ये हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच हो जाएगा, ये हाइड्रोजन है ऊपर वाला हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए इस तरीके से अटैच हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या है, दैट इज द हाइड्रोजन। कुछ इस तरीके से होगा, मतलब स्मॉलर साइज जो कैटायन होगी, स्मॉलर साइज जो अनायन होगा उसका सॉल्वेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और लार्जर साइज अनायन का सॉल्वेशन क्या होगा, कम होगा। अगर इसके इर्द गिर्द चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन, चारों तरफ अगर वाटर के मॉलिक्यूल नहीं है, कोई नहीं है उसके चारों तरफ, तो ये इसकी ज्यादा टेंडेंसी रहेगी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहाँ पे कोई बैरियर ही नहीं। लेकिन अगर आप फ्लोरीन देखो, ये फ्लोरीन को यहाँ पे देखिए, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है उसको चारों तरफ से यहाँ पे किसने घेर लिया है, वाटर ने, तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहाँ से, इलेक्ट्रॉन तो ट्रैफिक में फंस गए। यहाँ पे दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन जो अटके हुए हैं, किसके ऊपर अटके हुए हैं, फ्लोरीन पर ही अटके हुए, क्योंकि उसको चारों तरफ से किसने घेर लिया है,
वाटर मॉलिक्यूल रिंग, तो मतलब दे हैव लिटिल अवेलेबिलिटी टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा तो न्यूक्लियोफाइल होगा क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन उसकी गुड टेंडेंसी रहेगी या बेटर टेंडेंसी रहेगी क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की? नहीं रहेगी। लेकिन आयोडीन एटम जो कि लार्जर साइज था, पहले ही लार्जर साइज था, लेकिन जैसे ही वाटर में डाल दिया उसको, उसके लार्जर साइज के अनायन होने की वजह से उसने पहले ही ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, तो क्या होगा, उसको वाटर मॉलिक्यूल घेरेगी नहीं, ज्यादा घेरेगी नहीं। लेकिन जो छोटा स्मॉल का जो अनायन रहेगा उसको वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा घेर लेंगे। मतलब जब सॉल्वेशन होगा फ्लोरीन का, तो उसकी साइज बढ़ जाएगी। किसकी साइज बढ़ेगी? स्मॉलर साइज अनायन जैसे ही हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डाला तो उसकी साइज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और हमने देखा था अगर उसकी साइज बढ़ गई तो उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मोबिलिटी कम हो जाएगी तो उसकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए कि उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ये जो लार्जर साइज है ये कैसा रहेगा? बिकम स्मॉलर साइज। स्मॉलर साइज होगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि इसको वाटर, इसका लिटिल सॉल्वेशन हुआ है, इसका मोर सॉल्वेशन हुआ है। मोर सॉल्वेशन हुआ तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन को डोनेट की कम होगी, लेकिन इसकी टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। दैट इज लिटिल सॉल्वेशन की वजह से दे हैव मोर टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए ये जो आयोडीन एटम्स है इसकी मोर टेंडेंसी होगी लिटिल सॉल्वेशन की वजह से कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सो दे एक्ट एज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, दैट्स व्हाई उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या रहेगी? यहाँ पे ज्यादा रहेगी। तो ये बात भी आपको समझनी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट आ गया। हमने वाटर में डाला तो हाइड्रेशन एनर्जी हमने पढ़ा था। सोल्युबिलिटी, अगर लार्जर साइज है तो उसकी सोल्युबिलिटी कम होगी, और स्मॉलर साइज है तो उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका शेप मतलब बाद में मतलब क्या हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर लेंगे उसको, तो उसकी साइज बढ़ जाएगी, उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये जो आयोडीन है पहले लार्जर साइज था, डालने के बाद में क्या हो गया? छोटा हो गया। डालने के बाद में क्या हो गया? छोटा हो गया, क्योंकि उसका सॉल्वेशन नहीं हुआ। तो इसकी पोलराइज मतलब एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लार्जर साइज रहेगा उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। लेकिन पीपीएस में, किसमें? पीपीएस में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। अगर पीपीएस नहीं दिया गया तो भी आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या है? पीपीएस है, दैट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। एक होता है APS, that is the polar aprotic solvent। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट भी होता है, वो देखेंगे हम क्या होता है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे कि अगर पोलर साइज अगर ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होने वाला है? उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखिए मुझे बताइए, यहाँ पे इस आयोडीन एटम के पास में कोई घेरा है क्या? नहीं है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। लेकिन इसको चारों तरफ से, ये बात समझ में आ गई आपको, चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल ने घेर दिया तो वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है। तो ये हो जाएगा दैट इज द बेटर न्यूक्लियोफाइल। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक बात देख लीजिए, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी की ऑर्डर हमने देखा है। न्यूक्लियोफिलिसिटी की ऑर्डर, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगी? बेसिसिटी की ऑर्डर हो जाएगी। तो बेसिसिटी की ऑर्डर क्या होगी? ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्लोरीन की बेसिसिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी देन दैट ऑफ दी क्लोरीन की बेसिसिटी ज्यादा रहेगी देन दैट ऑफ दी ब्रोमीन, और ब्रोमीन की बेसिसिटी ज्यादा रहेगी देन दैट ऑफ दी आयोडीन। बेसिसिटी की ऑर्डर क्या रहेगी? अपोजिट रहेगी। किसके? न्यूक्लियोफिलिसिटी के। क्योंकि बेसिसिटी हम पोलर सॉल्वेंट में या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में थोड़ी ना एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए अब ये जो है यहाँ पे फ्लोरीन, देखिए ये फ्लोरीन है, स्मॉल साइज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देगा। इलेक्ट्रॉन किसको देना है? उसको हाइड्रोजन को तो देना है, जो अकेले अलग थलग पड़ा हुआ है उसे तो देना है। वो इलेक्ट्रॉन देना उसे आसान होता है। तो फ्लोरीन की बेसिसिटी यहाँ पे ज्यादा रहेगी देन दैट ऑफ द क्लोरीन, देन दैट ऑफ द ब्रोमीन एंड देन दैट ऑफ द आयोडीन। तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी के अपोजिट क्या रहेंगे? यहाँ पे बेसिसिटी। और न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अ काइनेटिक कंसेप्ट एंड बेसिसिटी इज अ थर्मोडायनामिक कंसेप्ट। स्क्रीनशॉट लीजिए, आप आगे बढ़ते हैं।